हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमित शर्मा और आप जुड़ गए हैं सुमित एजुकेशन प्लेटफॉर्म से। मुस्लिम लॉ के बारे में हम सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। इससे पहले हमने सोर्सेस, स्कूल्स, हु इज मुस्लिम, इसके बारे में से भी पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ मुस्लिम लॉ, जो मैरिज से स्टार्ट होता है, जिसको हम मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, मुस्लिम रिलीजन के अकॉर्डिंग निकाह कहते हैं। निकाह एक गठबंधन है, एक इंस्टीट्यूट है। इससे पहले हमने जब मुस्लिम लॉ की जगह हिंदू लॉ पढ़ रहे थे तो हिंदू लॉ में हमने देखा था कि व्हाट इज अ मैरिज। मैरिज इज अ सैक्रामेंट, एक प्रकार से संस्कार है। और तभी हमने पढ़ा था कि विवाह अगर मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं तो वह एक कॉन्ट्रैक्ट है, वह एक संविदा भी है। लेकिन एक्चुअल में जो इसका मीनिंग है वो क्या है? क्या हम मैरिज को इंस्टीट्यूट कह सकते हैं? क्या मैरिज को हम संस्कार कह सकते हैं? क्या मैरिज को केवल एक इंटरकोर्स का जरिया कह सकता है? केवल एक यौन संयोग हम इसको कह सकते हैं? तो उन सभी के बारे में हम यहाँ पढ़ने स्टार्ट आज से कर रहे हैं। मैरिज का अगर कंसेप्ट देखा जाए तो इस सीरीज के अंदर, इस आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी एसेंशियल कंडीशंस हैं, नेचर ऑफ मैरिज या निकाह क्या है, और इनके वो इनकैपेसिटीज क्या है जिसकी वजह से मैरिज पर इफेक्ट क्या होगा। इससे पहले हमने देखा है कि मैरिज के कंसेप्ट से पहले, जानने से पहले हमने देखा है कि स्कूल्स जो है हमारे मुस्लिम लॉ के अंदर वो दो हैं, सिया और सुन्नी। तो क्या इनके प्रोविजन भी अलग अलग हैं? क्योंकि सभी रिलीजन की अगर हम बात करें तो इस रिलीजन के अंदर भी अलग अलग सब स्कूल्स बनी हुई हैं। तो क्या सभी स्कूल्स एक ही लॉ से गवर्न होती हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में सब स्कूल्स के अंदर शुरू के अंदर पॉलिटिकल अप्रोच में डिफरेंशिएट था, लेकिन धीरे धीरे हमारे बेसिक कंसेप्ट, मौलिक जो हमारे कंसेप्ट हैं, उनमें भी चेंजेस होना शुरू हो गए। जब इनमें चेंजेस शुरू हो गया तो डेफिनेटली बात है कि हम मान करके चल रहे हैं कि इनके नेचर के अंदर, एप्लीकेशनबिलिटीज के अंदर अगर हम बात करें, इन्फोर्सबिलिटी की बात करें, वो भी डिफरेंस होना शुरू हो गया। तो सिया के कुछ रूल्स और सीनिंग के कुछ रूल्स अलग अलग हो गए एक विशेष प्रोस्पेक्ट को लेकर के, जो हम इस लेक्चर के अंदर आज अलग अलग तरीके से इसको देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। अगर हम बात करें निकाह की या मैरिज की बात करें तो मैरिज जो वर्ड है वो एक साधारण हिंदी का वर्ड है, जिसको मैरिज की अगर हम बात करें तो हिंदू विधि के अंदर उसको संस्कार कहा गया है। एक तरीके से विवाह का एक गठबंधन है, एक संस्कार, जिसको हम अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ कहते हैं। लेकिन बात करें अगर निकाह की, जो मुस्लिम लॉ का अरबी वर्डिंग है, तो यहां हमने जो लिया है वो कुरान से लिया गया है। जो हमारा बेसिक मीनिंग है टू मैरी एंड टू हैव इंटरकोर्स, एक यौन संयोग के लिए या विवाह के लिए इस वर्ड को हमने प्रयोग किया है। लेकिन क्या इतना ही सफिशिएंट जानना है? इसके अलावा हमारे पास और वर्ड नहीं है। अगर हम निकाह का लिटरली वर्ड देखें तो एक तरीके से यूनियन है और टाइंग टुगेदर है, साथ रहने का जो तरीका है वो निकाह के रूप में हमने स्वीकार किया है। और भी इसके बेसिक मीनिंग हो सकते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए भी हम इस वर्ड का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मुस्लिम रिलीजन प्रोस्पेक्ट एंड मुस्लिम लॉ। तो डेफिनेटली इसका शाब्दिक अर्थ मिलन है, हो सकता है, एक साथ बंधना होता सकता है, सहवास हो सकता है, यौन संबंध हो सकता है, जिसको हम अलग अलग दृष्टि से, चाहे वह कानूनी रूप से हो चाहे वह धार्मिक रूप से हो, हम इसे निकाह कह देते हैं। अलग अलग थिंकर्स ने, अलग अलग स्कॉलर्स ने, चाहे बात तैयब जी की करें, चाहे मुल्ला की बात करें, चाहे न्यायाधीश महमूद की बात करें, इन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग टू नॉलेज, अकॉर्डिंग टू इंटरप्रिटेशन, इन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन अलग तरीके से दी, लेकिन बेसिक सेंस वही निकल करके आता है जो हमने इसका लिटरल मीनिंग निकाला है। इसका मतलब यूनियन है, टाइंग टुगेदर है, इसके अलावा सेक्सुअल इंटरकोर्स है। चलिए आज डेफिनेशन के बारे में भी हम कुछ कुछ चीजें जो है वो बेसिक इन चीजों के बारे में देख लेते हैं। निकाह अपने प्राथमिक अर्थ में शारीरिक मिलन का अर्थ रखता है। कुछ ना कहा कि यह शारीरिक संबंध को वैध बनाने का उद्देश्य रखता है। दैट मीन्स ये एक इंटरकोर्स को एक लीगल प्रोस्पेक्ट देता है कि यह आफ्टर द मैरिज, आफ्टर द निकाह, जब इंटरकोर्स एक फीमेल से किया जाता है जो और तरीके से नहीं किया जाता है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि मूता विवाह होता है, वहां पर भी इंटरकोर्स के लिए हम अलाउ करते हैं। लेकिन एक गठबंधन,
एक निकाह होना और एक मुता विवाह होना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो जहां पर हम बात कर रहे हैं, दोनों के अंदर इंटरकोर्स हो सकता है, लेकिन हम उस इंटरकोर्स को एक वैलिडेशन देना, एक लीगल अप्रोच, एक लीगल प्रोस्पेक्ट देना हमारे लिए अकॉर्डिंग टू निकाह यह माना गया है कि हिदाया ने कहा है कि लीगलिटी जो हम क्रिएट कर रहे हैं, एक लेजिटिमेसी तय कर रहे हैं, एक कानूनी परिप्रेक्ष्य के अंदर उस इंटरकोर्स को हम देख रहे हैं, तो विवाह एक प्रारूप है, एक तरीका है जिसके आधार पर हम उस लीगल अप्रोच के अंदर आते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यायाधीश महमूद जो है, सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा के केस 1886 के अंदर कहा गया है कि विवाह एक संस्कार नहीं बल्कि एक शुद्ध सिविल अनुबंध है, एक तरीके से सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। सिविल कॉन्ट्रैक्ट का प्रोस्पेक्ट क्या है? सबसे पहले हम प्रपोजल देखते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम प्रॉमिस क्रिएट कर लेते हैं, और उस प्रॉमिस के साथ जैसे ही हम कंसिडरेशन इंक्लूड कर देते हैं, एग्रीमेंट बन जाता है। और उस एग्रीमेंट के साथ जैसे ही हम सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जोड़ देते हैं, उसकी आवश्यक शर्तों को जोड़ देते हैं, तो वो एक संविदा बन जाती है। तो एक एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ दैट कॉल इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2H में पढ़ा है। और अगर हम इसका पूर्णतः अनुपालन करते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं और इसका डिस्क्राइब जो मैटर है वो देखते हैं, तो हमको ये निकल करके आता है कि एक प्रतिफल वचन के साथ जैसे ही जुड़ जाता है, करार बन जाता है, और करार के साथ धारा 10 की जो आवश्यक शर्तें हैं वो जुड़ जाती है, तो संविदा बन जाती है। क्या ऐसा ही प्रोस्पेक्ट मुस्लिम मैरिज में भी है? बिल्कुल। जब हम मुस्लिम मैरिज आगे इसको कंटिन्यू करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर भी वही कंसेप्ट है जो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं। इसी कारण अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा के केस के अंदर न्यायाधीश महमूद ने कहा कि ये एक तरीके से सिविल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए आगे। अमीर अली इस बारे में कहते हैं कि विवाह अनुबंध निकाह एक कानूनी बंधन है जो संतान उत्पत्ति के उद्देश्य और संबंध को वैध बनाने के लिए पुरुष और महिलाओं के बीच में संबंध है। वही बात आ गई कि अगर आफ्टर द इंटरकोर्स, आफ्टर द मैरिज, आफ्टर द कंजुगल राइट्स की बात करते हैं, दाम्पत्य अधिकारों के बाद अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो बच्चे होंगे उनकी लेजिटिमेसी भी तय की जा सकती है, इसके अकॉर्डिंग उनका रिलेशन भी तय किया जा सकता है, उनकी रेगुलरिटी भी तय की जा सकती है आफ्टर द मैरिज। ये हम अमीर अली के अकॉर्डिंग देखते हैं। तैयब जी भी सेम लगभग यही कहते हैं, संतान उत्पन्न करना, उसे वैध बनाना, पति पत्नी के बीच अधिकार और जो सामाजिक कर्तव्य होंगे उसके आधार पर तय करेंगे। लगभग मुल्ला ने भी इस बारे में ऐसा ही एक्सप्लेन किया है। तो बात करें चाहे हिदाया की, बात करें चाहे मुल्ला की, चाहे तैयब जी की बात करें, सभी लोग मिलकर के यही कहते हैं, इनका एक क्रश निकाला जाए तो ये एक लिविंग टुगेदर का कंसेप्ट लेकर के आते हैं, साथ हमको रहना है। दूसरा कंसेप्ट क्या है? हमें यहाँ पर वह जो साथ रहना है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी लेजिटिमेसी, उसका लीगल अप्रोच तय करना है कि क्या यह जो गठबंधन है वो लीगल प्रोस्पेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, क्या उनसे उत्पन्न होने वाले राइट्स और ड्यूटीज हमारी, चाहे बच्चों के लिए हो, संतान उत्पन्न करने वाली स्थिति को हो, तो वह संतान कौन सी होगी वो लेजिटिमेट तय करता है आफ्टर द निकाह, आफ्टर द मैरिज। और इसी के साथ साथ जो लाइबिलिटीज और ड्यूटीज क्रिएट होती हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना होता है। दैट कॉल इज एन मैरिज एंड आल्सो निकाह। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम मैरिज प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द मैरिज की बात करते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द निकाह हम बात करते हैं। अगर किसी भी मैरिज का कंसेप्ट हम दो तरीके से देख सकते हैं, चाहे हम हिंदू मैरिज की बात करेंगे तब भी हमने वहां डिस्कस किया है ऑलरेडी, जिसका डिस्क्रिप्शन जब हिंदू लॉ के एसेंशियल नेचर ऑफ मैरिज के बारे में बात करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया है, और उस लिंक पे आप जाकर के देख सकते हैं कि हम जब हिंदू मैरिज की बात करेंगे तो उनका नेचर भी इसी दो प्रोस्पेक्ट के अंदर है जो हमने तय किया है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द मैरिज। क्या वह संस्कार है, क्या वह अनुबंध है, दैट कॉल इज अ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर दोनों है। तो वह सभी फैसिलिटीज जो हमने हिंदू मैरिज में देखी कि विवाह एक तरीके से प्राइमो फेसिस, जब स्टार्ट हम बात करते हैं, ऑर्गन हम बात करते हैं, जब से हिंदू रिलीजन का डेवलपमेंट हुआ है तब से अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, तब से जब तक हमने कोई लॉ डेवलप नहीं किया है, कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तब तक हम मान रहे हैं कि हिंदू विवाह एक तरीके से संस्कार था। लेकिन बाद में जैसे 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट लेकर के आए, और हिंदू मैरिज 1950 एक्ट लेके के बाद में जो हमने एसेंशियल कंडीशन इंपोज की है,
और उसके साथ साथ डाइवोर्स की जो प्रोविजन हमने इंक्लूड किए हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमको ये लग रहा है कि वह एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एलिमेंट्स भी क्रिएट कर रहा है। अब जाकर के वह हिंदू मैरिज जो आज वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो वह बौद्ध है, संस्कार भी है और अनुबंध भी है, दोनों हमको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उसी पर्सपेक्ट के अकॉर्डिंग आज अगर हम मुस्लिम लॉ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो मुस्लिम लॉ क्या पूर्णतः कॉन्ट्रैक्ट है, क्या पूर्णतः वह संविदा है, या पूर्णतः वह संस्कार है, या फिर वैसे ही जैसे कि हिंदू मैरिज का कंसेप्ट हम लेकर के आते हैं, क्या वह भी दोनों मिलाकर के एक ही रूप में है, संस्कार भी है और अनुबंध के रूप में भी है। तो सबसे पहले अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड देखें, क्योंकि हिंदू मैरिज में हमने देखा तो सबसे पहले बेस्ड उनका सैक्रामेंट था, संस्कार के आधार पर था। लेकिन अकॉर्डिंग टू मुस्लिम मैरिज देखें तो उनका बेस्ड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है अकॉर्डिंग टू अल कुरान। अल कुरान के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पहले मैरिज के लिए, निकाह के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट है इजाब। दैट मींस सबसे पहले हमें एक प्रपोजल की रिक्वायरमेंट होगी। जब हम अपना प्रपोजल सेकंड पार्टी कोई भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, तो जब एक व्यक्ति अपना प्रपोजल किसी सेकंड पर्सन को देता है, ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि एक व्यक्ति अपना प्रपोजल दूसरे व्यक्ति को देता है, जब वह उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वह प्रॉमिस हो जाती है, और वो प्रॉमिस के साथ जैसे ही कंसीडरेशन ऐड ऑन कर दिया जाता है तो वह करार का रूप ले लेती है। क्या सेम यही बेस्ड अकॉर्डिंग टू मुस्लिम मैरिज है या नहीं है? अकॉर्डिंग टू मुस्लिम मैरिज देखा जाए तो ए व्यक्ति की तरफ से इजाब कहा जाता है जो लगभग सेम ही है अकॉर्डिंग टू प्रपोजल। जैसे प्रपोजल है वैसे ही इजाब है, जैसे कि हम उसको प्रस्ताव कहते हैं, ऑफर कहते हैं। एक व्यक्ति की तरफ से प्रस्ताव किया जाता है, दूसरे व्यक्ति की तरफ से उसको एक्सेप्ट किया जाता है, जिसको हम कबूल कहते हैं, एक्सेप्टेंस कहते हैं, स्वीकृति कहते हैं। जब इजाब को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, कबूल हो गया है, और जब कबूल कर लिया गया है वो एक ही मीटिंग में होना चाहिए। ये तीनों चीजें एक साथ प्रोस्पेक्ट में एसेंशियल एलिमेंट होता है एक मुस्लिम मैरिज के लिए। इजाब होना जरूरी है, लाइक ऑफर या प्रपोजल, कबूल होना जरूरी है जिसको हम एक्सेप्टेंस या स्वीकृति कह सकते हैं, दोनों ही एक ही मीटिंग में होना चाहिए, ये भी तय कर लिया गया है, और थर्ड इनके साथ मेहर एड ऑन होना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट की है वैसे ही मुस्लिम मैरिज के लिए भी। इसलिए हमने कहा इजाब होना चाहिए, उसकी स्वीकृति होनी चाहिए, उसके बाद में एक कंसिडरेशन जो मेहर के रूप में हमने एक्सेप्ट किया वो रिक्वायरमेंट होती है। आगे इसके बाद में जनरल कंसेप्ट है जो सेक्शन 10 के अंदर दे रखा है। हमारी जो कंसेंट होनी चाहिए वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, प्रेशराइज नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, व्हाटएवर जो चीजें जनरली होती हैं वैसे भी चीजें होनी चाहिए। अगर ये सभी चीजें हैं तो हम मान करके चलेंगे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या मैरिज। हम मुस्लिम मैरिज को प्राइमा फेसिस मान करके चलते हैं कि वह एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में है। लेकिन कुछ लोग हमको, हमारे कुछ स्कॉलर हैं, कुछ थिंकर्स हैं, वो ये मानते हैं कि केवल कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा भी नहीं, क्योंकि कुछ कुछ रिचुअल्स हमको फॉलो करनी पड़ रही हैं, कुछ कुछ जो हमको जो है, जो हमारी कस्टम्स है, ट्रेडिशन है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो केवल हम कॉन्ट्रैक्ट कर लें, एक तरफ से प्रस्ताव दूसरी तरफ से स्वीकृति, और हो गई एक मीटिंग में प्रतिफल, लाइक मेहर तय कर दिया गया है, और हमने मेहर जैसे तय कर दिया, क्या विवाह हो गया? नहीं हुआ, अभी भी हमको कुछ प्रोसेस और करना बाकी रहता है, जो कि एक संस्कार के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। हमें उन चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो मोहम्मद साहब कह करके गए हैं। क्यों? क्योंकि मोहम्मद साहब ने खुद ने ये कहा है, क्या? मैरी इज माई सुन्ना, ये मेरी प्रैक्टिस है। He who does not follow my sunnah is not from me, वो मेरी तरफ से नहीं है। That means कंडक्ट तय किया गया है मोहम्मद साहब की तरह, धार्मिक रूप से स्वीकार किया गया है कि यह मेरी सुन्नत है। कुरान के बारे में, हमें निकाह के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो कुरान बता रहा है, पूर्णतः प्रॉमिस कर रहा है कि निकाह करना चाहिए। लेकिन व्हाट इज अ मैरिज, प्रोसेस ऑफ द मैरिज, वो सभी हमें सुन्नत अकॉर्डिंग टू मोहम्मद साहब की सुन्नत के अकॉर्डिंग हमें एक्सेप्ट किया जा रहा है। और उसे आधार पर हम कहीं ना कहीं ये लिंक कर पा रहे हैं कि केवल सिविल कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ हमें यह तय करना होगा कि क्या वह सैक्रामेंट, वह रिचुअल्स, वह ट्रेडिशंस भी हम फॉलो कर रहे हैं जो मोहम्मद साहब ने हमें बताई। बेशक हम उन चीजों को भी एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए आज हम प्रेजेंट सिनेरियो या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ये दोहरी संभावना है, एक्सेप्ट दोनों चीज को एक ही साथ करते हैं तो इसका नेचर भी जो है वो डबल नेचर है।
कहीं पर ये मॉडर्न सोर्सेज इसको एक्सेप्ट करते हैं कि इनका जो निकाह है वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं रिलीजन बेस्ड इंस्टीट्यूशन होने के साथ साथ हम इसको संस्कार भी मानते हैं। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज इन प्रेजेंट सिनेरियो इज आर बोथ, दैट मीन्स हम मानते हैं कि यह एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी है और सिविल कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ सैक्रामेंट भी है, दोनों इसके अंदर ऑप्शंस दिए गए। अगर हम बात करें सेम इसी के सेक्शंस की बात करें तो सबसे पहले कुछ केस लॉस हैं जिसके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं, जैसे कि अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा का केस आया 1886 के अंदर। दूसरा केस आया सबरूनिसा वर्सेस सद्दर शेख 1934 का केस है। ये इंपॉर्टेंट केस है, आप लिख लीजिएगा इनको। अनीसा बेगम वर्सेस मुस्तफा 1933 का केस। तीनों केस आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। 1, 2 और तीनों आप नोट कर लीजिए इनको। फर्स्ट केस अब्दुल कादिर के अंदर कहा कि यह पूर्णतः फुली सिविल कॉन्ट्रैक्ट, सिविल या दीवानी संहिता है, सिविल संहिता। सबरूनिसा के केस में कहा कि यह सिविल संविदा नहीं, ये विक्रय की संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, विक्रय की संविदा है। तीसरे केस में कहा गया कि यह जो है इसका नेचर जो है वो दोनों है। दोनों मतलब यह संविदा भी है, कौन सी संविदा? विक्रय की संविदा नहीं है, सिविल संविदा है। संविदा भी है और संस्कार भी है। सबरूनिसा के मामले में सिविल कॉन्ट्रैक्ट तो समझने वाला बात है। सबरूनिसा के मामले में यह एक्सप्लेनेशन दिया गया, कहा गया कि ये एक तरीके से विक्रय की संविदा है। क्यों? क्योंकि उस समय जब स्थिति हम चेक कर रहे हैं मैरिज की, तो फीमेल को एक प्रॉपर्टी के रूप में दर्जा किया गया है, और जब मैरिज की जाती है तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दी जाती है, और जब खरीदना इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम मेहर की अदायगी इसलिए दी जाती है ताकि हम उस प्रॉपर्टी को कंज्यूम कर सकते हैं, यूज कर सके, इसलिए हम मेहर की अदायगी करते हैं। तो उस केस के अंदर, हालांकि जब मेहर में हम पढ़ेंगे तब और डिस्कस करेंगे इस बारे में, लेकिन अभी हम समझने के लिए यह है कि अब्दुल कादिर के केस में तो यह कहा गया है सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। जो एक कंसिडरेशन दिया जा रहा है वो कंसिडरेशन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हम उस प्रॉपर्टी का, एक फीमेल को अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स जो मुस्लिम रिलीजन के कंसेप्ट हैं उनमें प्रॉपर्टी मानी जाती थी, लेकिन बाद में हमने इसको चेंज किया और हमने अब माना है कि ये सिंबल ऑफ रेस्पेक्ट है, ये सम्मान का प्रतीक है जो मेहर की अदायगी एक मेल से फीमेल को दी जाती है। लेकिन उस समय की स्थिति देखी जाए जब ये डिस्कस हो रहे थे तभी हमने देखा कि ये विक्रय की संविदा है, मेहर प्रतिफल के रूप में दी जाती है एक फीमेल ताकि उसका यूज किया जा सके। लेकिन बाद में हमने कहा कि सबरूनिसा के मामले में तो पूर्णतः स्पष्ट कर दिया गया है, कहा गया कि विक्रय की संविदा है ये, तो कि हम जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके एवज में प्रतिफल दे रहे हैं और उसके एवज में हम मेहर दे रहे हैं, तो यह एक तरीके से सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाए करके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाए। बाद में हमने इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि नहीं, ये एक तरीके से सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट जैसा या सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसा नहीं है। मुस्लिम महिलाएं एक पूर्णतः संविदा के रूप में है, ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन विक्रय या वस्तु या संपत्ति के रूप में है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। संविदा की प्रक्रिया हो सकती है लेकिन विक्रय की प्रक्रिया नहीं हो सकती। चलिए आगे हम एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं जो जनरल एक मुस्लिम मैरिज के लिए रिक्वायरमेंट है। ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, इजाब होना चाहिए, कबूल होना चाहिए और एक ही बैठक में होना चाहिए। ये प्रपोजल और एक्सेप्टेंस पहला एलिमेंट ऐसा कहता है। इजाब एक तरीके से किया जाना चाहिए, ए की तरफ से इजाब किया गया है तो बी की तरफ से उसको कबूल करना चाहिए, और बी की तरफ से अगर इजाब किया गया है तो ए की तरफ से उसको कबूल करना चाहिए।
और ये दोनों चीजें एक ही मीटिंग में, सेम मीटिंग में होना चाहिए, जिसको हम मजलिस कहते हैं। ठीक है, तो मजलिस जो है उसमें ये अगर एक मीटिंग में ये तय हो जाता है तो हम मानते हैं कि यहां पर एलिमेंट ऑफ मुस्लिम मैरिज एक एलिमेंट्स कंप्लीट कर लिया गया है। जब इजाब और कबूल तय हो गया है, ये कंसेंट बन गया, वचन बन गया, पूर्णतः ये स्वीकार कर लिया गया है कि ये रेडी है मैरिज करने के लिए। लेकिन इतना ही नहीं है, इसके बाद में हम कुछ कॉन्सेप्ट और देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है एज क्या होनी चाहिए, वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद में साउंड माइंड होना चाहिए और कंसेंट जो होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए। आइए देखते हैं। तीन तरह की अवस्था होती है एज की। अगर हम बात करें एज का कंसेप्ट हम देखें तो तीन तरीके से हो सकता है, सगीर, दूसरा है शरीरी, और तीसरा है बुलुक। मुस्लिम मैरिज के अंदर तीन कंसेप्ट हमें एज के रिफ्लेक्शन में दिया गया है। एज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि इसको तीन भागों में बांटा गया है। सगीर एक तरीके से उम्र को ही हमने तीन भागों में बांट दिया, एज को ही, मैरिज की उम्र को ही हमने तीन भागों में बांट दिया। अगर कोई मैरिज सगीर की अवस्था में, मतलब 0 से 7 वर्ष की आयु के अंदर किया गया है, तो वह सगीरी की उम्र होगी और विवाह जो होगा वो वॉइड मान लिया जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा, या फिर बातिल हम इसको कह सकते हैं। ये कुछ कुछ वर्ड्स भी आप याद रखें। वॉइड अकॉर्डिंग टू मुस्लिम मैरिज बातिल कहा जाता है। सगीरी की उम्र मतलब 7 वर्ष से ऊपर जब, और 15 वर्ष तक विवाह अगर किया जाता है तो कंसेंट गार्जियंस की दी जाती है। गार्जियन कौन होंगे वो एक अलग कंसेप्ट है कि गार्जियन कौन माना जाता है, जिसको हम जबर कहते हैं। वह सबसे पहले पिता हो सकता है, पिता के बाद में दादा हो सकता है, दादा और फिर उसके कोई और वंशज जो हैं वो हो सकते हैं, दादा के बाद में माता हो सकती है। अगर दादा के बाद में कोई सगा भाई है तो वो भी हो सकता है, लेकिन सगा भाई नहीं है तो माता हो सकती है, माता के बाद में दादी हो सकती है। इस तरीके से जनरल कंसेप्ट हम देखते हैं जबर की कैटेगरीज या डिग्री के बारे में, जिसको हम तय कर रहे हैं। अगर 7 से 15 के बीच में अगर विवाह किया गया है तो वह शरीरी की उम्र मानी जाती है। यहां पर कंसेंट देने का जो राइट है वो गार्जियन का होता है, वह एलिजिबल नहीं है। यहां तो कंसेंट कोई दे पूर्णतः वॉइड है, सगीर की उम्र में दिया जाए कोई कंसेंट दे पूर्णतः शून्य, मतलब 0 से 7 के बीच में विवाह ही नहीं करना है। 7 से 15 में विवाह करना है, कंसेंट वह देख खुद देने के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर गार्जियन कंसेंट देंगे तो विवाह हो सकता है। बुलुक की अवस्था है जब 15 के ऊपर होगा और 18 तक मान करके चलेंगे, अभी आगे 18 के बाद भी हो सकता है, लेकिन 18 मान। बुलुक की अवस्था तो 15 से 18 के बीच में, 18 के बाद में तो एलिजिबल है, कोई समस्या ही नहीं। लेकिन 15 से 18 के बीच के अंदर पहली बात, गार्जियन की कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वह खुद ही, चाहे वह ए की बात करें चाहे बी की बात करें, दोनों ही एलिजिबल हैं, किसी की कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो खुद ही कर ले, कोई समस्या नहीं। लेकिन इसी उम्र के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन और है कि हम उस बुलुक की अवस्था में जो 7 से 15 के बीच में जो विवाह हुआ है, जो 7 से 15 के बीच में जो हमें विवाह किया गया है, आप चाहें तो उसको भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये आपके पास बुलुक की अवस्था में समय रहेगा कि आप जो आपकी सगीरी की उम्र के अंदर विवाह हुआ है उसका रेक्टिफिकेशन या तो करें या फिर उसको डिनाई करें। अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, विवाह वैलिड है, कोई समस्या नहीं, रेक्टिफाई कर दिया, अनुसमर्थन कर दिया। आपने उसको डिनाई कर दिया है तो एक प्रोसेस है, उसको आप फॉलो करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, कैसे करेंगे वो हम आगे की प्रक्रिया बताएंगे। लेकिन अभी ये मान करके चले, अगर ऐसी अवस्था के अंदर है तो आप उसको डिनाई कर सकते हैं कि मुझे ये शादी नहीं करनी थी, वो आपने गलत कर दिया। कब कब कर सकते हैं एक्सेप्ट? अगर आपने इंटरकोर्स कर लिया है, शारीरिक संबंध हो गए हैं, तो नहीं करेगी। एक फीमेल के लिए बात कर रहे हैं, एक फीमेल की अगर बात कर रहे हैं, इंटरकोर्स की परमिशन दे ली है, इसका मतलब एक्सेप्ट कर लिया है। अगर इंटरकोर्स नहीं किया गया है, 15 से 18 के बीच में आपके पास समय होगा,
चाहे तो कभी भी कर सकते हैं। 18 के पहले पहले 18 हो गया, इंटरकोर्स हुआ या नहीं हो कोई समस्या नहीं है, मान लिया जाएगा विवाह वैध। इसके बाद में इस उम्र को नहीं निकाला गया है, इंटरकोर्स नहीं हुआ है, दोनों स्थितियों के अंदर हमारे पास अवस्था भी बची हुई है। ऐसे ही मेल के लिए है, या तो इंटरकोर्स कर दिया गया है या फिर मेहर की अदायगी हो गई है, मेहर की अदायगी हो गई है, या फिर ऑरली कह दिया गया है, ऑरल या मौखिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है, तो भी हम मान सकते हैं। तीनों के अंदर बुलुक की अवस्था में उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 15 से ऊपर अगर किसी व्यक्ति ने भी अगर विवाह किया है, पूर्णतः वैलिड है, कोई समस्या नहीं है, किसी के कंसेंट की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इस मामले को हम खयार ए बुल्क कहते हैं, खयार ए बुलुक, या ऑप्शन ऑफ पुबर्टी कहते हैं। ऑप्शन ऑफ पुबर्टी, खयार ए बुल्क, या वयस्कता का विकल्प। एक और लिख लीजिए, वयस्कता का विकल्प, कि आप वयस्क हो गए इस बात को तय करेंगे जो शरीर की उम्र में आपका विवाह हुआ है। बुलुक की अवस्था आपके पास ये खयार है, बुलुक का समय होता है 15 से लेकर के 18, कि आपकी जो शरीर की उम्र में विवाह हुआ है, 0 से 7 वाली में नहीं, चाहे आप कंसेंट दें या नहीं दें उससे कोई फर्क पड़ता है। 0 मतलब 0, वॉइड मतलब वॉइड। लेकिन आपने 7 से 15 के अंदर जो शरीर की उम्र के अंदर आपका विवाह हुआ है, 15 से 18 के बीच में बुलुक की अवस्था के अंदर आपके पास समय होगा कि जो 7 से 15 के अंदर विवाह किया है उसको आप रेक्टिफाई करें, स्वीकार करें या डिनाई करें। डिनाई करने की भी मैंने आपको बता दी, एक्सेप्ट करने की प्रक्रिया भी मैंने आपको बता दी। 15 के बाद में कोई भी व्यक्ति विवाह करेगा पूर्णतः वैलिड माना जाएगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक स्पेशल एक्ट बना दिया है, चाइल्ड मैरिज बाल विवाह प्रतिषेध नियम, बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2006। अगर अब आपने 18 से पहले 21 से पहले विवाह कर लिया तो पनिशेबल माना जाएगा, विवाह को वॉइड करवाया जा सकता है, कोई समस्या नहीं। इसके पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, स्पेशल लॉ बन जाते हैं तो फिर हम स्पेशल लॉ को ही मानेंगे, क्योंकि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पूर्णतः एक विशेष कानून है, लागू किया जाएगा, चाहे वह प्राइवेट लॉ हो चाहे वह पब्लिक लॉ हो। चलिए आगे चलते हैं। ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा आता है मेहर। मेहर एक तरीके से कंसिडरेशन है जो वाइफ को दिया जाता है। इसको हम कह सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग आप मान करके चले, चाहे किसी के अकॉर्डिंग है, ये रेस्पेक्ट ऑफ, या इसको आप लिखिए सिंबल ऑफ रेस्पेक्ट, या सम्मान का प्रतीक है, ये सम्मान का प्रतीक है। ये मैं प्रत्येक इस भारत माता की जननी को, महिलाओं को और किसी भी स्त्री को पूर्णतः सम्मान देता हूं, चाहे मेहर के कंसेप्ट कुछ भी हो, कुछ भी लिखा हुआ हो अल कुरान में, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता हूं। लेकिन मैं मानता हूं कि मेहर एक तरीके से सम्मान का प्रतीक है, और सम्मान के प्रतिबल के जो दिया गया है वह पूर्णतः आश्वस्त करता है कि उसका प्रोटेक्शन किया जाएगा। जब कोई चीज हम सम्मान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं या दे देते हैं तो अपने आप को भी गर्वान्वित महसूस किया जा सकता है। तो मेहर की अदायगी अपने आप में एक महिला के लिए सम्मान के प्रतीक के रूप में हमने स्वीकार किया है। तो मेहर की आज से यह परिभाषा मान करके चलें कि मेहर अदायगी सम्मान का प्रतीक है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। मेहर की अदायगी कंपलसरी है, कंसिडरेशन ऑफ मैरिज है, दिया जाना चाहिए, देंगे नहीं देंगे वॉइड मान लिया जाएगा। फोर्थ है विटनेस की बात करते हैं, गवाह की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ। अब आ गया डिफरेंस जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया शिया और सुन्नी के अंदर। सुन्नी की बात करते हैं मैरिज के समय, ड्यूरिंग इन मैरिज की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सुन्नी स्कूल, विटनेस इज अ कंपलसरी फॉर द मैरिज। बट अकॉर्डिंग टू शिया बात करें, शिया के अंदर बात करें तो मैरिज के समय किसी प्रकार से विटनेस की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन आप ये एक्सेप्ट करके चलें कि जब भी डाइवोर्स किया जाएगा तो डाइवोर्स के समय के अंदर वहां पर विटनेस की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर मैरिज करेंगे तो सिया के अंदर किसी प्रकार के विटनेस की आवश्यकता नहीं है। तो आइए वापस देखते हैं, सुन्नी के अंदर देखते हैं कम से कम 2 पुरुषों की आवश्यकता है, 2 मेल रिक्वायरमेंट होंगे।
कंसेंट कौन दे सकता है? विटनेस कौन होगा? 2 मेल होने चाहिए। 2 मेल नहीं है तो क्या चला लेंगे साहब? 2 मेल नहीं है तो फिर 1 मेल तो कंपलसरी है, उसकी जगह 2 फीमेल चला लेंगे हम। चला लेंगे मतलब यहां पर इन 3 व्यक्तियों की विटनेस जरूरी होगी। कोई नहीं है, हमें 2 मेल की विटनेस रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू सुन्नी विधि। 2 नहीं है, फिर हम क्या चलाएंगे? हम मान करके चलेंगे कि 2 विटनेस नहीं है तो फिर 1 मेल विटनेस होना चाहिए, 2 फीमेल विटनेस होनी चाहिए, एक्सेप्ट करके माने, इस चीज को स्वीकार करके माने। क्लियर? तो ये कंपलसरी है। अगर मान लीजिए कोई कैसा, मेरे पास तो 2 मेल नहीं है, 1 मेल भी नहीं है, मेरे पास तो 4 फीमेल है, 4 महिलाएं हैं, इनकी विटनेस करा दूं क्या? इनकी विटनेस नहीं होगी, 1 मेल तो कंपलसरी है। क्लियर? 2 मेल होने चाहिए, पहली बात। 2 मेल नहीं है, 1 मेल 2 फीमेल होनी चाहिए। ये भी नहीं है, 4 फीमेल है, नहीं मानेंगे। सिया के अकॉर्डिंग देने की आवश्यकता ही नहीं है, फ्री रहो आप लोग, बिना विटनेस ही शादी करो, बिना ही विटनेस निकाह कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। ये एसेंशियल जो गार्जियनशिप की हम बात कर रहे थे, सबसे पहले गार्जियनशिप जो हम शरीरी की उम्र के अंदर, याद रखें आप, शरीरी की उम्र कौन सी है? 7 से 15। 7 से 15 के अंदर जो विवाह कर रहे हैं उनके लिए कंसेंट की, गार्जियन की कंसेंट की रिक्वायरमेंट है, बाकियों के लिए नहीं है। जो बुलुक की अवस्था में है या जो शरीर की उम्र के अंदर 0 से साल, गार्जियन भी कंसेंट दे देंगे तो भी विवाह वॉइड है। और बुलुक की अवस्था में गार्जियन की कंसेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो मतलब कुल मिलाकर के घूम के एक ही आता है, शरीरी की उम्र में ही गार्जियन, कंसेंट ऑफ गार्जियन की रिक्वायरमेंट है, बाकी जगह है ही नहीं। सबसे पहले कौन होगा? पिता होगा, पिता के बाद में पिता के पिता है जो आपके ग्रैंडफादर होंगे, उससे ऊपर कितना भी हो सकता है, सगा भाई जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, सौतेला भाई भी हो सकता है, और सौतेला भाई नहीं है तो फुल ब्रदर रिलेशन में आ जाएगा। फिर चाचा है, चाचा का पुत्र है, फिर काजीर, अदालत सारे ही हैं। लेकिन इसके पहले हमने एक एड ऑन कर दिया है, यहां पर माता भी हो सकती है और दादी भी हो सकती है, फिर सगी बहन भी हो सकती है, सगी बहन भी हो सकती है, मतलब बड़ी होनी चाहिए आपसे, तो सगी बहन भी हो सकती है। नहीं है तो फिर हम दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, सेम ग्राउंड वही है, और इसके बारे में खैर और बुरुक के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। ठीक है, द नेक्स्ट प्रोविजन, अगर मान लीजिए कि एसेंशियल कंडीशंस है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एसेंशियल कंडीशन के बाद में भी हम कैपेसिटीज तय करेंगे उन व्यक्तियों की जो मैरिज के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो यहां तक केवल वही चीजें नहीं है कि इजाब हो गया, कबूल हो गया, और फिर एक बैठक हो गई, एक बैठक के बाद में मेहर तय हो गया, मेहर कितना देना है, कैसे देना है, वो तय हो गया, फिर हमारी एज तय हो गई, एज के बाद में कंसेंट तय हो गई, विटनेस तय हो गया, और शरीर की उम्र में तय कर रहे हैं तो हमारे पास कंसेंट ऑफ गार्जियन हो गया। इतना ही काफी नहीं होगा, अभी हमें कुछ अन्य शर्तें माननी पड़ेगी। अनकैपेबल या इनकैपेबल व्यक्ति, असमर्थ व्यक्ति नहीं होना चाहिए, उसके पास वह कैपेसिटीज होनी चाहिए जो मैरिज के लिए रिक्वायरमेंट है। आप ये मान लीजिए कि ये अन्य शर्तें हैं, ये भी आपको उन एसेंशियल एलिमेंट के साथ मानना पड़ेगा। मैंडेटरी है, नहीं मानेंगे तो विवाह पूर्णतः शून्य है, अनियमित है या फिर वैध है। ये इन कैपेसिटीज के आधार पर तय किया जाए, वो तो मैंडेटरी है, उनको तो मानना ही पड़ेगा। उनको मानने के बाद में फिर अब हमारे पास यहां आइए कि इन कैपेसिटीज 4 तरीके से हो सकती हैं, उन इन कैपेसिटीज को भी आपको मानना पड़ेगा। अगर आप में उनमें से कौन सी इन कैपेसिटीज हैं तो फिर विवाह का स्थिति क्या होगी वो हम उसके अकॉर्डिंग तय करेंगे। कौन कौन सी हो सकती है? पूर्ण असमर्थता, दैट मींस यहां पर अगर आपने विवाह किया जब एब्सोल्यूट इनकैपेसिटीज हैं, विवाह पूर्णतः शून्य मान लिया जाएगा। दूसरे नंबर की इनकैपेसिटीज है रिलेटिव इनकैपेसिटीज है, विवाह का क्या प्रक्रिया रहेगी वो शर्त के आधार पर तय कर लेंगे। मोस्टली उनके अंदर इरेगुलर मैरिज होती हैं, कैपेसिटीज को खत्म कर देंगे तो वह मैरिज इरेगुलर से रेगुलर के अंदर या वैलिड मैरिज के अंदर काउंट कर ली जाएगी या ट्रांसफर कर दी जाएगी। कुछ रेस्ट्रिक्टिव है, निषेधात्मक कर रखी है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पूर्णतः मना कर रखा है, अगर फिर भी आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो गलत है, शून्य मानेंगे। डेफिनेटली बात है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल कुरान ऐसा कहता है, हदीस आपकी ऐसी कहती है, इसलिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट है, कोर प्रिंसिपल्स हैं आपके मुस्लिम लॉ के, तो हमको उसके अकॉर्डिंग नहीं करना। कुछ डायरेक्टेड इनकैपेसिटीज दे रखी है, नहीं करना चाहिए भैया, हम आपको बता रहे हैं ऐसी नहीं करना चाहिए, एक सद्भाव के रूप से एक निर्देश दे रहे हैं, नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती फिर भी आप कर रहे हैं,
तो उनका क्या इफेक्ट होगा उन रिलीजन बेस्ड के ऊपर या स्कूल बेस्ड पर हम तय करेंगे कि उस समय की स्थिति शिया और सुन्नी के अंदर डिफरेंस हो सकती है। उस तरीके से हम उसको इनकैपेसिटीज में तय करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी। अगर इसमें विवाह कर लिया गया है तो विवाह पूर्णतः शून्य मान लिया जाएगा, बातिल माना जाएगा। पहली कौन सी है? रक्त संबंध के अंदर। दैट मींस आप किसी प्रकार से ब्लड रिलेशन के अंदर मैरिज नहीं करेंगे। ब्लड रिलेशन के अंदर मतलब आप अपनी सगी बहन से विवाह नहीं करेंगे। क्लियर? ऑल क्लियर? सगी बहन के बाद में आप अपनी मदर से मैरिज नहीं करेंगे। मदर के साथ आपके स्टेप मदर से उनसे मैरिज नहीं करेंगे। उसके बाद में आप अपनी दादी से मैरिज नहीं करेंगे। दादी की भी आपके को कोई फादर की जो ग्रैंडफादर है उनकी अगर कोई और जो वाइफ है उनसे भी आप मैरिज नहीं करेंगे, क्योंकि रिलेशंस आपके क्या है? ब्लड रिलेशंस। आपकी पुत्री से आप विवाह नहीं करेंगे, पोत्री से विवाह नहीं करेंगे। तो ये रिलेशन आपके ब्लड रिलेशन है। तो एक कंसेप्ट को लेकर के आए, ब्लड रिलेशन में आप मैरिज नहीं करेंगे। अगर ब्लड रिलेशन में मैरिज करते हैं तो वह एब्सोल्यूट इनकैपेसिटीज मानी जाती है और विवाह पूर्णतः शून्य माने जाते हैं। सेम सीक्वेंस के अंदर हम बात करते हैं एफिनिटी की बात करते हैं। एफिनिटी रिलेशन या फिर मैरिज रिलेशन की बात करते हैं। उनके अंदर अगर विवाह किया गया है वह भी पूर्णतः शून्य मान लिया गया। विवाह संबंध कौन से हो सकते हैं? विवाह संबंध आप अपनी पत्नी से रिलेटेड जो रिलेशंस हैं, जैसे कि वाइफ की मदर है उनसे मैरिज नहीं करेंगे, उसकी चाची है उससे मैरिज नहीं करेंगे, उसकी बुआ है उससे मैरिज नहीं करेंगे। ठीक है? आप अपनी पुत्री से मैरिज नहीं करेंगे क्योंकि आपसे नहीं करेंगे, वो तो ब्लड रिलेशन हो गया। लेकिन अगर वाइफ की कोई ऑलरेडी पुत्री है और आफ्टर द मैरिज आप उससे शादी कर ले, मैरिज हो गई है, उसकी और कहीं मैरिड थी, डाइवोर्स हो गया या हस्बैंड उनके एक्सपायर हो गए, फिर आपकी शादी हो गई, तो उनकी पुत्री भी है तो उनसे भी आप मैरिज, या कोई पुत्री भी है उनसे भी आप मैरिज नहीं करेंगे, क्योंकि वो एफिनिटी में आती है, मुशारत में आती है। ऐसा विवाह जो किया गया है वो पूर्णतः शून्य विवाह माना जाएगा। फॉस्टरेज रिलेशन, मिल्क रिलेशन जिसको कह सकते हैं, दूध का संबंध या धात्रेय संबंध। धात्रेय लिख लीजिए आप इनको, धात्रेय। धात्रेय रिलेशन मतलब फोस्टर रिलेशन के अंदर भी अगर आप बात करते हैं, जहां की मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं। एक कंसेप्ट को मैं आपको समझा देता हूं। एक व्यक्ति है ए, जो सॉरी अगर हम चेंज करें इसको थोड़ा सा, ए और बी है, उनका एक संतान हो गई सी। लेकिन इसकी जो फीडिंग है, दूध पालन केवल बी कर सकती है क्योंकि वह उसकी मदर है। लेकिन सी ने डी के साथ, जो उसकी मदर नहीं है लेकिन फिर भी उनसे दूध जो है वो पिया है, मतलब फीडिंग उन्होंने डी से करी है। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो भी एक सन और एक तरीके से मदर का रिलेशन हो गया। तो इनके बीच में भी किसी प्रकार से विवाह नहीं होगा। इनकी अगर कोई डॉटर है, डी की कोई डॉटर है जिसका नाम एक्स है, तो सी एक्स से भी मैरिज नहीं करेगा। ठीक है? अगर मान लीजिए कि खुद है ए है और ए की कोई और रिलेशन है, ठीक है, तो ए का कोई और रिलेशन, ए ने किसी और से जो है वो फॉस्टर रिलेशन है जो मान लीजिए एस के साथ है, तो यहां पर एस से भी सी मैरिज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रोसेस वह धात्रेय संबंध के अंदर आते हैं। तो धात्रेय संबंध के अंदर या जहां पर आपने फीडिंग की है दूध की, उनसे अगर कोई भी कोई रिलेशन क्रिएट होता है तो उनके अंदर आप मैरिज नहीं कर सकते। लेकिन सिया के अंदर और सुन्नी के अंदर यहां पर भी डिफरेंस है। कुछ कुछ रिलेशंस के अंदर सुन्नी के अंदर किया जा सकता है, जैसे कि आपकी कोई डॉटर है और उसकी कोई मदर है, डॉटर की कोई धात्रेय मदर है, डॉटर की कोई फॉस्टरेज मदर है, उससे आप विवाह कर सकते हैं, कोई कंसेप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिया उससे भी मैरिज नहीं किया जा सकता, ये आप ध्यान रखें। द नेक्स्ट प्रोविजन वी डिस्कस अबाउट रिलेटिव इनकैपेसिटीज के अंदर बात करते हैं, जो खुद में अपने आप में मैरिज को क्लियर करती हैं। ऐसी इनकैपेसिटीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अवैध संयोग या संयोजन है, जैसे कि मान लीजिए ऑलरेडी आप किसी फीमेल से मैरिड हैं और उसी की भी किसी सिस्टर से और आगे मैरिज करना चाहें, तो ऐसी मैरिज रिलेटिव इनकैपेसिटीज मानी जाती हैं। ऐसा विवाह क्या होगा वो आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम मान करके चलेंगे ऐसा विवाह यहां पर रिलेटिव इनकैपेसिटीज में आता है, इरेगुलर के अंदर आता है। जब तक एक फीमेल को, जो उसकी सिस्टर है, तलाक नहीं दिया जाता है तो वह दूसरा विवाह वैध नहीं मान लिया जाएगा पूर्णतः। तब तक वह इरेगुलर है, तब तक इसको आगे हम कंटिन्यू वैलिड नहीं कर सकते।
फिफ्थ मैरिज, जैसे कि मान लीजिए हमने लिमिट जो दे रखी है वो 4 की लिमिट दे रखी है, 4 मैरिज ही आप कर सकते हैं। जैसे ही आप 5वीं मैरिज करेंगे यहाँ पर इरेगुलर मानी जाएगी जब तक आप चारों में से कोई किसी की डेथ ना हो जाए। डेथ नहीं हो जाए तब तक आप नहीं कर सकते हैं 5वीं, या उनमें से किसी को डाइवोर्स नहीं दे सकते हैं। 5वीं फिर भी आपने कर लिया है, 5वीं मैरिज आपकी इरेगुलर मैरिज मानी जाएगी जब तक आप 4 में से एक को या तो डाइवोर्स नहीं दे दें या फिर डाइवोर्स देने के बाद में उनकी इद्दत की अवधि न पूछ जाए और उसके बाद में उस 5वीं मैरिज को आप रेगुलर कर सकते हैं। लेकिन यहां एक कंसेप्ट है कि आप अगर वह मेंटल डिसऑर्डर है, 4 में से एक फिर मैरिज कर ली, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान करके चलेंगे विवाह है, वैद्य पत्नी है, भले वह मेंटल डिसऑर्डर है, जब तक उसकी डेथ ना हो जाए या जब तक उससे डाइवोर्स नहीं हो जाए, इद्दत की अवधि समाप्त नहीं हो जाए, तब तक वह 5वीं विवाह पूर्णतः रेगुलर मैरिज के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, वैलिड मैरिज में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरा कंसेप्ट, तीसरा कंसेप्ट है मुस्लिम नॉन मुस्लिम मैरिज विमेन अगर से मैरिज किया जाता है तो किताबी मैरिज से किया गया है तो यह अनियमित विवाह रेगुलर मैरिज मानी जाती। गैर मुस्लिम से किया जा रहा है तो फिर वह इसको हम वॉइड मानते हैं। कुछ कुछ जगह देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू सुन्नी इसको हम पूर्णतः अनियमित मानते हैं। जैसे कन्वर्जन हो जाएगा वैलिड मैरिज मान लिया जाएगा। ठीक है, मैरिज विदाउट विटनेस सुन्नी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, अगर नहीं किया गया है विटनेस दे देंगे, रेगुलर मैरिज मान ली जाएगा। ड्यूरिंग इद्दत की अवधि अगर इसमें भी अगर कोई विवाह किया गया है तो इद्दत की अवधि में अगर विवाह किया गया है तो भी इरेगुलर मैरिज मानी जाती है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ इद्दत? इद्दत एक तरीके से वेटिंग टाइम है, जो दो मैरिज के बीच का कनेक्शन है उसका टाइम वेटिंग पीरियड माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ए ऑलरेडी मैरिड है, किससे? बी से मैरिड है, डाइवोर्स हो गया है। अब डाइवोर्स होने के बाद में इद्दत की अवधि क्या होगी वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस डाइवोर्स के बीच में यहां अभी पहले तय नहीं किया जा सकता है। ए और बी के बीच में डाइवोर्स तो हो गया है लेकिन बी प्रेग्नेंट है या नहीं है। दूसरी बात, अगर उनके बीच में प्रेग्नेंट है और उसने हाथों हाथ ही दूसरी मैरिज कर ली सी के साथ, अब अगर मान लीजिए कोई बच्चा होता है जिसका नाम है एक्स, जो होगा वो किसका बच्चा कहलाएगा ये जस्टिफाई करना हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। इसीलिए कुछ समय हमने तय कर दिया है कि आफ्टर द डाइवोर्स और आफ्टर द डेथ अगर बी किसी और से मैरिज करेगी तो बीच में यहां पर इसके बीच में बी और सी के बीच में जब मैरिज किया जाएगा उससे पहले कुछ वेटिंग टाइम आपको वेट करना पड़ेगा ताकि ये तय किया जाए अगर कोई भी कॉन्सिक्वेंस है, अगर किसी प्रकार की कोई संभावना है कि बी किसी भी स्थिति के अंदर अगर इंटरकोर्स हुआ है तो वह प्रेगनेंसी जांच करने के लिए कि इन केस ऐसी स्थिति में है तो वह तय कर लिया जाएगा, और वह तय कर लिया जाएगा तो वहां तब तक आपको वेट करना पड़ेगा जब तय हो गया कि बी प्रेग्नेंट थी और वह एक ही संतान है, ये तय हो गया है। क्यों? क्योंकि यहां लेजिटिमेसी और एक्नोलॉजमेंट अकॉर्डिंग टू मुस्लिम रिलीजन ही तय किया जाता है। तो यहां तय किया जा रहा है अगर वह प्रेग्नेंट होगी तो तय हो गया ए से है। अगर मान लीजिए शादी हुई हाथों हाथ बिना किसी टाइम पीरियड गैप के ही, मान लीजिए वो प्रेग्नेंट थी ऑलरेडी और वो सी से मैरिड कर लेती है, तो फिर मान लीजिए इंटरकोर्स होता है और एक्स का जन्म हो जाता है, हु इज फादर ऑफ एक्स, ये तय नहीं किया जा रहा है जब तक हम वेटिंग पीरियड को क्लियर नहीं कर देते हैं। तो वेटिंग पीरियड इसलिए मैंडेटरी है कि ये तय कर लिया जाए कि उसकी लाइबिलिटीज किसकी रहेगी, ए की लाइबिलिटीज थी या फिर सी की लाइबिलिटीज है, वो अकॉर्डिंग टू इद्दत की अवधि तय किया जाता है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इद्दत की अवधि होना चाहिए। 570 के बाद की बात कर रहे हैं जब मोहम्मद साहब का जन्म हुआ है, और आप लगभग बात करें 650 ईस्वी 7th सेंचुरी के अंदर हमने इस चीज का डेवलपमेंट कर लिया। और जब इस चीज को डेवलपमेंट कर दिया कि इस लायबिलिटीज को, सोशल प्रेशर को और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को तय करने के लिए जो इद्दत की पीरियड का कंसेप्ट हम लेकर के आए, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। हम इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि इद्दत की अवधि से हम किसी भी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइबिलिटीज को तय किया जा सकता है। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी अप्रिशिएबल कंसेप्ट ऑफ इद्दत की अवधि या पीरियड ऑफ इद्दत इन मुस्लिम रिलीजन एंड मुस्लिम लॉ। अब अगर डाइवोर्स दिया जाएगा तो वही इद्दत की अवधि 3 मेनेस्ट्रल साइकिल या फिर 3 महीने तक हम होगा। जहां पर मेनेस्ट्रल साइकिल होती है, किसी फीमेल को टाइम पीरियड होता है, मासिक धर्म होता है, तो वह 3 महीने तक उसको निकालेगी, या फिर जब टाइम पीरियड नहीं होता है, मेनेस्ट्रल साइकिल नहीं होती है, तो फिर 3 चंद्रमास के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
ठीक है। इफ प्रेग्नेंट तो वो एक्सटेंड कब तक कर दिया जाएगा, जब तक संतान की जन्म नहीं हो जाता तब तक वह इद्दत की अवधि एक्सटेंड हो जाएगी। इट्स क्लियर। अगर डाइवोर्स हो रहा है तो इद्दत की अवधि, वो वेटिंग टाइम कितना रहेगा, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल या 3 महीने। और अगर वह प्रेग्नेंट है, अगर वह प्रेग्नेंट नहीं है तो समाप्त हो जाएगा, मैटर क्लोज, 3 महीने में पता लग गया, कोई समस्या नहीं। लेकिन जब हमें पता लग गया कि वह प्रेग्नेंट है तो उसका एक्सटेंड कब तक हो जाएगा, जब तक जब तक वह बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक वह इद्दत की अवधि का पालन करेगी, तब तक वह किसी और से मैरिज नहीं करती। कर ली है, पता लग गया है, तो ऐसी विवाह इरेगुलर मैरिज के अंदर काउंट की जाती है, अनियमित होती है, इद्दत की अवधि समाप्त हो जाएगी, विवाह शून्य की जगह वैध मान लिया जाएगा, दैट्स ऑल। लेकिन आफ्टर द डेथ इद्दत की अवधि 2 तरीके से किया जा रहा है, या तो फिर वो डाइवोर्स के बाद में दिया जाएगा या डेथ के समय दिया जाएगा, ठीक है। तो दोनों में पालन करना पड़ेगा। डाइवोर्स में जब इद्दत की अवधि का पालन करना होगा तो 3 महीने और 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल, और अगर हम बात करें डेथ के समय करना पड़ेगा तो वह मैंडेटरी है, 4 महीने और 10 दिन, 4 मंथ एंड 10 डेज मैंडेटरी है। अगर हम बात करें डाइवोर्स के अंदर, तो डाइवोर्स के अंदर अगर इद्दत की कंसेप्ट हुआ ही नहीं, इंटरकोर्स हुआ ही नहीं है, तो इद्दत की अवधि का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर चाहे डेथ हुई है, इंटरकोर्स हुआ है या नहीं हुआ है, डजंट मैटर, 4 महीने 10 दिन सबको भी पालन करना है। कोई कंसेप्ट नहीं है इंटरकोर्स का कि दोनों के बीच में यौन संबंध बने हैं या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 महीने 10 दिन सभी को पालन करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आफ्टर द डेथ तय हो गया, 4 महीने 10 दिन निकल गए, अगर प्रेग्नेंट है, पता लग गया है प्रेग्नेंट है, तो हम उसको एक्सटेंड कब तक कर देंगे, जब तक वह डिलीवर नहीं हो जाता, बच्चा संतान की उत्पत्ति नहीं हो जाती, तब तक हम उसको एक्सटेंड कर देंगे। और जब प्रेग्नेंट नहीं है तो 4 महीने 10 दिन बाद में उसको समाप्त कर देंगे। इद्दत की अवधि के अंदर विवाह किया जाता है तो अनियमित या इरेगुलर मैरिज मानी जाती है। ये इरेगुलर मैरिज क्या होती है वो हम आगे और डिस्कस करेंगे। लेकिन अनियमित मतलब जब पूर्णतः वैध नहीं है, पूर्णतः शून्य नहीं है, तो अनियमित है। जिसकी जो कंसेप्ट है, जिसके जो कंडीशंस है, उसको अगर फुलफिल कर लिया जाए, पूरा कर दिया जाए तो वह शून्य, या नहीं किया जाता है तो शून्य है, कर लिया जाता है तो वह वैध हो जाएगा, दैट्स ऑल। प्रोहिबिटिव या डायरेक्टेड जो इनकैपेसिटीज हैं, 2 हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। बहुपत्नित्व नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी एक मैरिड है तो फिर एक से ज्यादा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक से ही अगर किसी और सिस्टमाइज मैरिज कर लिया है, फर्स्ट मैरिज के बाद में सेकंड, तो वह कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहिए। नॉन मुस्लिम मैरिज, गैर मुस्लिम से विवाह करना चाहिए, सुन्नी विधि के अंदर इरेगुलर माना जाता है अगर नॉन मुस्लिम से करते हैं। वैलिड अंडर सिया, वॉइड अंडर सिया, सिया के अंदर पूर्णतः शून्य है। मुस्लिम अगेंस्ट किसी को भी फीमेल को मैरिज नहीं करना चाहिए। लेकिन यही कंसेप्ट अगर फीमेल के लिए देखा जाए तो एक फीमेल को केवल मुस्लिम से ही विवाह करना है, अगर वह किसी और मुस्लिम से विवाह करती हैं तो वह पूर्णतः शून्य मान लिया जाता है। लेकिन अगर एक मेल अगर किसी किताबिया महिला से विवाह करता है तो वह अनियमित विवाह माना जाता है, विवाह वैध माना जाता है। लेकिन गैर मुस्लिम से विवाह करता है तो वह अनियमित माना जाता है अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ सुन्नी। सिया के अंदर तो यह वॉइड ही माना जाता है, ठीक है। कुछ द लास्ट कंसेप्ट डायरेक्टेड, या जिसको हमने निर्देशात्मक किसी प्रकार की असमर्थता बता रखी है, जिनको मानना सभी को चाहिए, शुड भी है, नहीं मानते हैं तो कॉन्शियस आप देख सकते हैं। गर्भवती महिला से अगर प्रेग्नेंट लेडी है, कोई इद्दत की अवधि बिता रही है, फिर मैरिज कर लिया आपने जबरदस्ती, तो क्या नहीं करनी चाहिए भैया, इद्दत की अवधि चल रही है, अगली क्यों करना चाहिए, कर ली, विवाह अनियमित माना जाएगा, पता लग रहा है, ठीक है। तलाकशुदा पत्नी से अगर हलाला की जो पद्धति है, अगर उससे अगर अब विवाह कर लिया है, गलत है, कॉन्शियस नहीं करना चाहिए। तीर्थ यात्रा के अंदर ड्यूरिंग इन जब हम कहीं गए हैं और प्रेयर के लिए गए हैं, जैसे कि काबा गए हैं, हज की यात्रा पे गए हैं, विवाह नहीं करना चाहिए, कर लिया, गलत है भैया, धर्म के आधार पर नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती आप कर रहे हैं तो निर्देशात्मक है, नहीं करना चाहिए। गंभीर बीमारी है, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है, किसी को कैंसर है, आपने मैरिज कर ली, जिसके क्या परिणाम होंगे आप खुद ही भुगत लेंगे, उसको करना नहीं चाहिए। लेकिन हमने तो बदना कर दिया कि आपको नहीं करनी चाहिए। कोई स्टेटस आपका अलग अलग है, एक मेल और फीमेल का दोनों का स्टेटस अलग है, एक बहुत ज्यादा गरीब है, एक बहुत ज्यादा अमीर है, दोनों के अंदर दिन रात का अंतर है, जबरदस्ती आपने कर ली शादी किसी प्रकार का प्रेशराइज होकर के, या आप अफेक्शन में है और आपने मैरिज कर ली, तो आज नहीं तो कल उसके परिणाम आपको भुगतने हैं, तय है। जब तक अच्छी चल रही है शादी कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमने बता दिया कि अलग अलग स्टेटस होगा तो भी आपको मैरिज नहीं करनी चाहिए, कर लेते हैं तो उसके परिणाम क्या होंगे वो आप पर डिपेंड करते हैं।
अकॉर्डिंग टू कैपेसिटीज और अकॉर्डिंग टू एसेंशियल कंडीशंस ऑफ मुस्लिम मैरिज के अकॉर्डिंग हमने इसको 3 तरीके से कन्वर्ट किया है. व्हाट इज अ वैलिड मैरिज, व्हाट इज इरेगुलर मैरिज एंड व्हाट इज ए वैलिड मैरिज. वैलिड मैरिज, इरेगुलर मैरिज, वॉइड मैरिज, 3 कंसेप्ट को हमने इसमें डेवलप किया है जो हमारी एलिमेंट्स ऑफ द मुस्लिम मैरिज है. और इन कैपेसिटीज ऑफ मुस्लिम मैरिज के बारे में हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है, उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं. अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स लेजिटिमेट माना जाता है वैध विवाह के अंतर्गत, ये तो डेफिनेटली बात है, तय कर लिया गया है. वह सभी शर्तें जो हमने कानूनी रूप से वैध बताई है उनमें की है तो वह वैध विवाह होगा, उनको नहीं माना है तो वह शून्य या फिर अनियमित विवाह होगा. तो वहां पर अगर किसी प्रकार से वैध विवाह है तो लेजिटिमेट ही माने जाएंगे. सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो भी लीगल है, कोई समस्या नहीं है. चाइल्ड जो होंगे, बच्चे होंगे, वो लेजिटिमेट माने जाएंगे. प्रॉपर्टी के राइट्स पूरे दिए जाएंगे. एंटाइटल मेंटेनेंस मेहर जो है दोनों की अदायगी की जाएगी. और प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज आर क्रिएट अलोंग रिलेशंस, तो कंटिन्यू रिलेशंस होंगे, कोई समस्या नहीं. शून्य विवाह प्रारंभ से ही शून्य है, कोई कानूनी प्रभाव नहीं है. मैरिज का कोई भी जो है वो अगर करते हैं, मैरिज किस किस में करते हैं जो मैंने आपको बताया, एब्सोल्यूट इन कैपेसिटीज के अंदर मैरिज की है तो वह पूर्णतः शून्य मैरिज मानी जाएगी. मैरिज ऑफ मुस्लिम वुमेन विद ए नॉन मुस्लिम मैरिज, अगर कोई मुस्लिम मैरिज एक फीमेल जो मुस्लिम है और अगर गैर मुसलमान से विवाह करती है तो वह विवाह पूर्णतः शून्य मान लिया जाएगा. मैरिज विद अ 5 वाइफ, यहां पर शून्य विवाह है अकॉर्डिंग टू सुन्नी, नहीं करना चाहिए. इरेगुलर भी, अनियमित भी हम इसको मान सकते हैं. ठीक है. सिया के अंदर केवल 2 ही कंसेप्ट है. सिया के अंदर हम मान सकते हैं, सिया केवल वॉइड और वैलिड ही मानता है, अनियमित को नहीं मानता. अनियमित सिर्फ और सिर्फ किसको माना जाता है, विवाह जो किया जाता है वो पूर्णतः केवल शून्य या वैध है सिया के अंदर. लेकिन सुन्नी की अगर बात करें तो 3 तरह के कंसेप्ट मानते हैं, शून्य भी है, वैध भी है, दोनों के बीच का संगम अनियमित है, इरेगुलर है. उनकी इरेगुलरिटीज अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो वो शून्य हो सकते हैं. मैरी विमेन, वन पार्टी इज ऑलरेडी मैरिड एंड लिमिट इज रीच, ये भी हो सकता है तो शून्य मान लिया जाए. अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन इरेगुलर मैरिज का, तो इरेगुलर मैरिज कौन से होते हैं, फासिद विवाह शून्य नहीं बल्कि दोष के कारण अपूर्ण होते हैं, मान्यता नहीं दी जाती. शिया में अंदर उसको कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है. गवाहों के बिना अगर गवाह दे दिए जाते हैं तो रेगुलर हो गई. 5वीं पत्नी, ये जो हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया है, जो हमने ऑलरेडी कहा है, यहाँ पर अगर जो किया है वो पूर्णतः गलत है. यहाँ पर इसको हम कंसेप्ट को जो है वो काट देते हैं. ये कंसेप्ट एक्सेप्ट नहीं होगा, पूर्णतः गलत लिखा गया. ये गलत. क्लियर. नेक्स्ट, यहां पर अगर 5वीं मैरिज से किया है तो इरेगुलर मैरिज मानी जाती है. जैसे ही एक को तलाक दे दिया जाएगा 5वीं जो है वो वैलिड मैरिज मान ली जाएगी. इद्दत की अवधि में भी किया जाता है, इरेगुलर है, मैरिज कर लेना चाहिए. 2 सिस्टर्स के बीच में किया जाता है, अवैध संबंध में, अवैध संयोग में किया जा रहा है, इरेगुलर है, एक को तलाक देना पड़ेगा, तय कर लिया गया. इफेक्ट क्या होगा, कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा अगर किसी प्रकार का कोई भी इंटरकोर्स नहीं हुआ है. लेकिन इंटरकोर्स हो गया है, इफेक्ट पड़ेगा. वाइफ जो है मेहर मांगेगी, देना पड़ेगा. चिल्ड्रन जो है वो लेजिटिमेट माने जाएंगे. वाइफ एंटल्ड इन इद्दत, इद्दत की अवधि मानना पड़ेगा. कितनी माननी पड़ेगी वो हम बताएंगे आगे. बट नॉट म्यूचुअल राइट इन हेरिटेज, लेकिन बीच के अंदर किसी प्रकार की कोई जो मामला है वो जो इनहेरेंट पावर्स हैं या आपकी कोई उत्तराधिकार की कोई संपत्ति है उनमें आपका राइट नहीं होगा. इद्दत की अवधि यहाँ पर एक्स्ट्रा एड ऑन कर लेंगे. इद्दत की अवधि एड ऑन करने के मतलब अगर अनियमित विवाह है तो अगर किसी प्रकार का कोई भी विवाह हुआ है जो अनियमित है, इद्दत की अवधि का पालन करना पड़ेगा जो हमने ऑलरेडी तय कर दिया है. 3 महीने तय कर रखे हैं, नहीं हुआ है तो नहीं मानना. इंटरकोर्स नहीं हुआ, नहीं करना है, इद्दत की अवधि पालन करने की आवश्यकता ही नहीं. और लेकिन अगर मान लीजिए इंटरकोर्स हो गया है तो फिर मानना पड़ेगा, इद्दत की अवधि मानना पड़ेगा. इद्दत की अवधि कितनी, वही 3 महीने मानना पड़ेगा, मैंडेटरी. चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट मूता विवाह. मूता विवाह के बारे में हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में डिस्कस किया. एक प्रकार का ऐसा विवाह है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे है, लेकिन मुस्लिम मैरिज भी देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे भी है. तो दोनों में डिफरेंस क्या है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है. लेकिन कुछ
विवाह ऐसे हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, दैट इज ओनली इंटरकोर्स के लिए मैरिज किए जाते हैं, तो हम एक फीमेल को प्रॉपर्टी मान रहे हैं और इसलिए विवाह किया जाता है। लेकिन हमने बाद में आफ्टर द इस्लाम हमने इसमें सुधार किया है और हमने कहा है कि मूता विवाह ही है, दैट इज एक्चुअल में सेक्सुअल इंटरकोर्स रिलेशन जो केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए ही बने हुए हैं। लेकिन विवाह और निकाह की बात करें, दैट इज ए इंस्टीट्यूशन, एक प्रकार की संस्था है, एक प्रकार से सामाजिक और एक कानूनी अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, जिसको पालन करना होगा। लेकिन वह रिचुअल्स भी फॉलो करनी पड़ेगी जो मुस्लिम रिलीजन के बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है, कुरान के अंदर है, हदीस के अकॉर्डिंग है, इज्मा के अकॉर्डिंग है, उनको आपको मानना पड़ेगा। तो मूता विवाह एक्चुअल में होता क्या है, ये फिक्स पीरियड के लिए दिया जाता है जो कि मैरिज में नहीं होता है। मैरिज के अंदर क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैरिज किसी को भी ये तय नहीं किया गया है कि 5 साल के लिए कर रहा हूं, 10 साल के लिए कर रहा हूं, फिर डाइवोर्स लूंगा, या इसीलिए कर रहा हूं कि डाइवोर्स लेना, ऐसा नहीं होता है। मैरिज के लिए कोई भी टाइम पीरियड किसी भी रिलीजन में फिक्स्ड नहीं होता है। चाहे मुस्लिम मैरिज की बात करें, चाहे हिंदू रिलीजन की बात करें, चाहे पारसी रिलीजन की बात करें, या क्रिश्चियन रिलीजन की बात करें, जब मैरिज का कंसेप्ट आ गया है तो फिक्स टाइम पीरियड नहीं होगा। लेकिन मुता विवाह की बात करेंगे तो फिक्स टाइम पीरियड होगा, 1 दिन के लिए हो सकता है, 1 साल के लिए हो सकता है, परपेचुअल भी हो सकता है, जीवन पर्यंत भी हो सकता है, लेकिन टाइम फिक्स करना है। ठीक है। मेहर मस्ट भी स्पेसिफाई कर दिया गया है। मेहर कितना देगा? मेहर वही कंसिडरेशन फॉर द इंटरकोर्स देना होगा आपको, मैंडेटरी है, लेकिन दोनों के बीच में पति पत्नी का रिलेशन नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट, विटनेस नॉट रिक्वायरमेंट, विटनेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। विटनेस एक सामाजिक अनुबंध की तरह नहीं है, ये पूर्णतः विटनेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो सुन्नी में रिक्वायरमेंट थी। सिया में तो अल्लाह की बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन सुन्नी के अंदर जो विटनेस की रिक्वायरमेंट है, यहाँ तो चाहे सिया और सुन्नी है दोनों, सिया तो उसको मानते हैं, केवल सिया ही मानते हैं, सुन्नी मानते ही नहीं है, तो सुन्नी में तो होना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर विटनेस की आवश्यकता मैरिज में भी नहीं थी, यहाँ पर भी नहीं है, कोई समस्या नहीं। राइट मेंटेनेंस के भी क्रिएट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि विवाह के बाद में ही मेंटेनेंस के राइट्स क्रिएट होंगे। विवाह हुआ ही नहीं है तो मेंटेनेंस का कोई दावा नहीं है, केवल मेहर की अदायगी होगी फॉर द इंटरकोर्स। इंटरकोर्स किया गया है इसलिए मेहर की अदायगी होगी, जो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होगा। किसी तरीके से किसी पार्टीज का कोई इनहेरेंट पावर नहीं होगा, मतलब जो वसीयत के अंदर उत्तराधिकार में उनका कोई राइट क्रिएट नहीं होगा। चिल्ड्रंस आर रेजिमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मूता विवाह से कोई किसी प्रकार की कोई चिल्ड्रन हो रहे हैं तो जो चिल्ड्रन होंगे वो तो लेजिटिमेट माने जाएंगे। इसके अलावा आप ये यकीन करें, ये मान करके चलें, उन दोनों के बीच में हस्बैंड और वाइफ का कोई भी रिलेशन क्रिएट नहीं होगा। एंड द पीरियड एट द पीरियड ऑफ एट द एंड ऑफ द पीरियड द मैरिज डिसॉल्व ऑटोमेटिकली, नॉट डाइवोर्स नीडेड। मतलब मैरिज जैसे टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, मैरिज अपने आप में ही समाप्त हो जाएगी, ऐसा हम मान करके चलते हैं। ठीक है। कुछ जजमेंट्स हैं वो आप ऑलरेडी डिस्कस कर लेते हैं, 5 मिनट के अंदर हम इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। सबसे पहले अब्दुल कादिर का ही केस है, विवाह संस्कार नहीं है बल्कि एक सामाजिक अनुबंध है। सरिया बानो जो अभी 2017 के अंदर हुआ, ट्रिपल तलाक को हमने असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तय कर दिया है। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम के अंदर 125 के अंदर इद्दत की अवधि के बाद में भी यहाँ पर जो ड्यूरेशन मेंटेनेंस दिया जाता है, अगर आफ्टर द डाइवोर्स जो दिया जा रहा है वो केवल इद्दत की अवधि तक ही सूट कर रखा है, फाइनल कर रखा है, उससे आगे एक्सटेंड नहीं कर रखा है। लेकिन आप यह मान करके चलें कि शाह बानो का केस मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम का केस है 1985 के अंदर, और उसके अंदर हमने तय कर दिया है सीआरपीसी सेक्शन 125, जो आज बीएनएसएस सेक्शन 144 के आधार पर जो भरण पोषण का दायित्व है वो एक फीमेल जो इद्दत की अवधि बिता रही है उसको भी दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस केस। द नेक्स्ट प्रोविजन, डैनियल लतीफ के अंदर पूरे भविष्य के लिए उचित कहा है हमने, उचित प्रावधान किया गया है। कोई हमारे जो एक्ट है उसके लिए इंपॉर्टेंट बताया गया है, लैंडमार्क जजमेंट था। शहीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, तलाक एक संचार है, प्रमाण आवश्यक होगा, कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट है। लिली थॉमस का केस है, कोई धार्मिक अंतरण कर करके आ रहा है, कोई कन्वर्ट करके आ रहा है, ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया गया है। लेकिन फिर एक बार सोच लेते हैं, लेजिटिमेट कोई भी हमारे यहाँ पर कन्वर्जन कर करके आ रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट तय कर लिया जाएगा। वो आ रहा है इसलिए कि दूसरी शादी करनी है, इन लोगों को हमारे पास यहाँ अलाउ नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं है इनका। तो वहां पर अगर फिर भी उसने डबल सेकंड मैरिज कर ली, बाइगेमी का अपराध मानी जाएगा 494। यहाँ पर मानेंगे द्विविवाह, मतलब 4 मैरिज का जो कंसेप्ट है वो केवल बाय बर्थ जो लोग हैं, बाय बर्थ जो मुस्लिम हैं उन्हीं को दिया जाएगा, कन्वर्जन करके आ रहे हैं उन लोगों को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव मैरिज करने का है जो अकॉर्डिंग टू रिलीजन बेस्ड पूर्णतः मेलाफाइड इंटेंशन रखते हैं। इस कारण से लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 के केस में यही डिक्लेयर किया गया है कि ऐसी मैरिज को द्विविवाह का अपराधी माना जाएगा।
ए अशुभ वर्सेस सुरमा के केस में है मुस्लिम महिलाओं को विघटन का पर्याप्त अधिकार है, वो चाहे तो विघटन करा सकते हैं। बीबी खुर्शीद वर्सेस हिदायतुल्लाह के अंदर निकाह नामे विशेष शर्तों को लागू होने योग्य है, ये हमने एक्सेप्ट किया है। कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो कोर कंक्लूजन है। आज वर्तमान कुछ लॉज हैं जो प्रोस्पेक्ट के अंदर लेकर के आते हैं। 1986 का केस एक्ट लेकर के आया, चाइल्ड मैरिज एक्ट लेकर के आया, उसका क्या इफेक्ट होता है, आज वर्तमान में इनकी क्या परिस्थितियां हैं, किन किन चीजों को हम किस तरीके से रेक्टिफाई करते हैं, वो चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। इस केस के आधार पर जैसे ही 2017 का हमने केस आया, अभी 2017 के अंदर ट्रिपल तलाक को हमने उसके लिए एक एक्ट बना दिया, जो मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 से हमने इसको लागू कर दिया है, 2019 से लागू कर दिया। इसका मतलब अब ट्रिपल तलाक का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, जीरो है, शून्य मान करके चलेंगे। मतलब वॉइड एंड इलीगल मान लिया गया है, इम्प्रिजमेंट तय कर दिया गया है, 3 साल कॉग्निजेबल ऑफेंस है, सब्सटेंस अलाउंसेस है, वो हमने तय कर दिया। चाइल्ड मैरिज ऑलरेडी हमने बता दिया आपको कि 2006 के बाद में अगर कोई भी 18 से पहले 18 और 21 तय करके किए शादी के लिए, इसके अकॉर्डिंग अगर किया है तो पूर्णतः अपराधी माना जाएगा। यहां तक कि पूर्णतः अगर बिफोर 18 से पहले अगर इंटरकोर्स भी कर लिया है, रेप के अंदर चार्जेबल होगा। मानेंगे कि वह उसने रेप किया है, भले उसने अपनी वाइफ से ही इंटरकोर्स किया है, रेप के अपराध के अंदर माना जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी, और बीएनएस अब जो है वो 63 के अकॉर्डिंग माना। कुछ प्रोटेक्शन दिए गए हैं वीमेन्स को, जो आर्टिकल 14, 15, 21 दिया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के आधार पर हम तय कर रहे हैं, हाल ही के रुझान यही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द हम लेकर के आ रहे हैं। 2023 के अंदर हमने इसकी एक कमेटी बनाई है, इसका जो रिजल्ट आया है रिसेंटली देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं कि हम इसको बनाएं। 2024 के अंदर ऑलरेडी उत्तराखंड के अंदर इसको लॉन्च कर दिया गया है, और सबसे पहला स्टेट है गोवा। तो गोवा के अंदर स्टार्टिंग से ही जब से वह राज्य बना है, तब से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू वहां ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये कंप्लीट होता है हमारे मैरिज के कंसेप्ट के बारे में। हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया कि कौन कौन सा एसेंशियल कंडीशन होती है। सबसे पहले हमने मैरिज की डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन के साथ में फिर हमने उसके नेचर देखा है कि वह विवाह संस्कार है या संविदा है या फिर दोनों है। उसके बाद में हम एसेंशियल कंडीशन ऑफ मैरिज के बारे में देखते हैं, फिर इन कैपेसिटीज देखते हैं, और फिर उनका क्या हमें कंक्लूड निकल करके आता है। द लास्ट कंसेप्ट हमारा मुता विवाह है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको मुस्लिम मैरिज के बारे में सभी कुछ समझ में आया होगा, और बहुत कम शॉर्ट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन किया है। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए। सुमित एजुकेशन जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।